सुपर टेट अध्ययन के इस क्रम में आज हम शिक्षण कौशल का पहला लेक्चर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि सुपर टेट में 10 नंबर का शिक्षण कौशल पूछा जाएगा, तो शिक्षण कौशल की आज हम ऑफिशियल रूप से शुरुआत कर देते हैं। ये जो एक बड़ा सा चार्ट पेपर देख पा रहे हो, ये हमने आपके लिए शिक्षण कौशल का तैयार किया है। और आज 28 अगस्त है, यानी आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम तो चाहते हैं कि अगला जब रक्षाबंधन आए तो आप लोग गवर्नमेंट जॉब में हो और अपनी बहन को कोई बढ़िया सा तोहफा दे सको। ठीक है, हम तो यही कामना करेंगे और शायद ही हमारी बात सही हो जाए, बड़ी सी वैकेंसी आ जाए तो आप में से हजारों हजारों लोग गवर्नमेंट जॉब में लग जाओगे। और एक चीज और, कल यूपी टेट का रिजल्ट आया है, नहीं परसों आया, तो वहां पे सैकड़ों बच्चों ने हमारे पास मैसेज किया कि सर आपके नोट्स से बहुत कुछ आया। सिर्फ 15 दिन की क्लास की वजह से हमारा जो यूपी टेट क्वालिफाई हो गया। तो बच्चों ने बहुत सारे स्कोर कार्ड भेजे, सैकड़ों स्कोर कार्ड हमारे पास आ चुके हैं, 132 नंबर तक आए हैं। तो जिन्होंने यूपी टेट निकाल लिया उनको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, अब एक चीज और बता देते हैं, सी टेट का एग्जाम 6 सितंबर को होना था, वो पोस्टपोन हो चुका है। अगर आपको सी टेट देना है तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, अपने यहाँ पे कल से सीटेट की क्लासेस चालू हो रही हैं। आज रक्षाबंधन है, सीटेट की क्लास यहाँ से कर लो। यकीन मानो सीटेट का जो एग्जाम होता वो मुश्किल से 10 से 12 दिन पढ़ाई करने के लिए होता। 10 से 12 दिन अगर आप पढ़ाई कर लेते तो बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा। और सीटेट के एग्जाम में कम से कम 1-1.5 महीना अब आपको मिल गया, तो आप टेंशन बिल्कुल सीटेट की छोड़ दो। और सुपर टेट के लिए भी हम बहुत ही जल्दी सिलेबस खत्म करने की अब कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी है। चलिए, आज हम जो पहला लेक्चर देख रहे हैं, शिक्षण कौशल फॉर सुपर टेट, आज लेक्चर नंबर पहला है। शिक्षण कौशल का जो सिलेबस है उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। सिलेबस क्या, देखो हमने चार्ट पेपर पे अब बड़ा बड़ा लिखा, क्योंकि कई लोग की शिकायत होती थी कि उन्हें दिखाई नहीं देता या समझ में नहीं आता। साफ साफ लिखा, बड़ा बड़ा लिखा, अब आपकी सभी समस्याएं खत्म हो गई हैं। ठीक है, अब आप पढ़ाई करिए मन लगा के और एक सीट लीजिए, क्योंकि जब हमने यूपी टेट पढ़ाया था हमने कहा था जब आप स्कोर कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपका पास में ही निकलेगा। सिर्फ एक बच्चा हमारा जो है ना वो फेल हुआ। वो क्यों फेल हुआ मैं बता दूंगा आपको। उसके 90+ नंबर हो रहे थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से उसके नंबर 80 आ गई, इस वजह से वो बच्ची फेल हो गई। अदरवाइज ये जो यूपी टेट का रिजल्ट आया, नॉर्मलाइजेशन इतना घटिया है, बद से बदतर है, जिसकी जितनी निंदा की जा सके कम है। बच्चों के 20-20 नंबर तक कम हुए हैं, 15-15 नंबर तक कम हुए हैं, तो ये कोई मतलब नहीं, सेंस नहीं बनाता। आप लोग भी कमेंट में बताओ अगर आपका कोई ऐसा केस है जिसका काफी ज्यादा नंबर कम हो गए हो, या फिर उनका वो रिजेक्ट कर दिया गया, वो रिजल्ट भी रिजेक्ट हुए हैं। उन्होंने कहा ओएमआर सीट में गलती कर दिया, आपने रोल नंबर गलत भर दिया या बुकलेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर गलत भर दी, तो बहुत सारे रिजेक्ट कर दिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नॉर्मलाइजेशन इतना घटिया था। वो बच्ची अभी तक, देखो हम तो अभी पढ़ाने ही आए हैं 1.5-2 महीने पहले, तो वो बच्ची 6 बार सीटेट फेल कर चुकी है। समझ में आया। और इस बार यूपी टेट में बहुत उम्मीद थी और बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, हमने नोट्स दिए, हमने अपने यहाँ स्पेशल पढ़ाया भी उसको, और 90+ बन गए उसके आंसर की से। ओएमआर सीट है उसके पास है, वहां से 90+ बने। और ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से 80 पे कर दिया। वो ओबीसी की है, अगर 80 पॉइंट कुछ है, अगर 2 नंबर और होते 82 होते तो उसका क्वालिफाई हो जाता। ठीक है, लेकिन इतना घटिया सिस्टम है, क्या बताया जाए। चलिए अभी हम बात करते हैं सुपर टेट पे। जो आपका शिक्षण कौशल का सिलेबस है उसमें 8 यूनिट है, देख पा रहे हैं आप। शिक्षण की विधियां हैं एवं कौशल है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, मतलब शिक्षण के सिद्धांत कह सकते हो। चैप्टर नंबर 3 है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। चौथा चैप्टर है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। चैप्टर नंबर 5 प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। चैप्टर नंबर 6 है शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन। चैप्टर नंबर 7 है आरंभिक पठन कौशल। और लास्ट वन इज शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। और जब आपने डीएलएड किया था ना, तो वहां पे एक एक सेमेस्टर बदल बदल के ये चीजें मिल रही हैं, आपने पढ़ी होंगी। वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा पढ़ा होगा, समावेशी शिक्षा पढ़ा, प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास ये भी पढ़ा होगा, मूल्यांकन मापन तो पढ़ाई है। देखो यूपी टेट, डीएलएड और सीटेट वगैरह दिए, तो ये तो पढ़ते ही हो। आरंभिक पठन कौशल ये तो जानते ही हम, और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन ये भी डीएलएड में आपने पढ़ा। चूंकि हम प्राइमरी के लिए पढ़ा रहे तो डीएलएड वाले बच्चे ही होंगे, बीएड वाले इधर नहीं होंगे। जब तक डीएलएड नहीं किया तो प्राइमरी के लिए कोई सेंस नहीं बनाता, इसलिए हमने डीएलएड का एग्जाम्पल लिया, बीएड का नहीं लिया। चलिए सबसे पहले हम शिक्षण के बारे में देखते हैं। शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य। शिक्षण का अर्थ क्या है और शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया मतलब जो समाज के बीच होती है, जिसमें लोगों का मिलना जुलना होता है, लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जिससे मतलब आप ऐसा नहीं सोचते कि हम बंद कमरे में अकेले बैठ के शिक्षण, मतलब बच्चे जब तक आपसे मिलेंगे नहीं, इंटरेक्शन नहीं करेंगे, या कोई बड़ा भी है, ऐसा मतलब नहीं कि सिर्फ बच्चे ही शिक्षण करते हैं, शिक्षण कार्य में भाग लेते हैं, बड़े बड़े भी शिक्षण कार्य में भाग लेते हैं, पढ़ते हैं वो भी। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने
छात्रों तक अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार व दक्षताओं को पहुंचाने का कार्य करता शिक्षण कहलाता। तो ये चीज क्या बता रही कि शिक्षक एक ऐसी सामाजिक शिक्षण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया जिसमें कोई भी शिक्षक होगा वो सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से मतलब मेलजोल से अपने छात्रों तक अपना ज्ञान पहुंचाएगा, अपने कौशल, अपना व्यवहार, अपनी जो दक्षता उसको पहुंचाने का कार्य करे शिक्षण कहलाता है। ठीक है, देखो सीधी बात बताते हैं, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कहां से आएंगे, आगे आएंगे, वो हम बताते हैं। ये सिलेबस बताना जरूरी है, इसको एज इट इज आप याद कर लो। ये 8 टॉपिक हमारे शिक्षण कौशल में पढ़ने हैं। चीजें याद करते हो तो फिर क्या आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता कि हाँ मूल्यांकन मापन है, ये है, ऐसे याद कर लो। यहां से क्वेश्चन आएगा नहीं, आगे बताते हैं। कक्षा कक्ष का माहौल सामाजिक होता है। जैसा कि हमने बताया शिक्षण की प्रक्रिया ही सामाजिक है, तो कक्षा कक्ष का माहौल तो सामाजिक होगा ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं। क्योंकि कक्षा में, ऐसे लिखो, क्योंकि कक्षा में, ठीक है, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं और अध्यापक परस्पर सहभागिता से शिक्षण कार्य करता है। बिल्कुल करता। ओके, आगे देखते हैं। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, देखो, शिक्षण एक त्रिध्रुवी, गत्यात्मक, अंतःक्रियात्मक व उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया जिसके 3 ध्रुव होते हैं। यहां से समझो ये क्वेश्चन बन सकता है, शिक्षण कैसी प्रक्रिया, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया, आगे बताएंगे। गत्यात्मक प्रक्रिया, गत्यात्मक क्या होता है, जो निरंतर आगे बढ़ते रहे, निरंतर गतिशील रहे, वो गत्यात्मक होता है। अंतःक्रियात्मक होता है शिक्षण। अंतःक्रियात्मक का क्या मतलब लोग इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे से बोलेंगे, वो उससे पूछेगा, वो उसे बताएगा, आपसी बातचीत करेंगे, तो ये शिक्षण में होता है अंतःक्रियात्मक। व उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, देखो शिक्षण का उद्देश्य भी होता है, जैसा कि पता कक्षा 1 में है तो ABCD सीख जाए, ये ए में 2 3 की टेबल सीख जाए, आई सीख जाए, तो ये उद्देश्य होते हैं ना, शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। और जब आप 6 7 में पहुंचते हो तो आप वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल वगैरह ये चीजें निकालना सीख जाओ, तो उद्देश्य होता है ना, उनका गोल होते हैं। तो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया जिसके 3 ध्रुव होते हैं, ये इंपोर्टेंट है। शिक्षण के कितने ध्रुव होते हैं, 3 ध्रुव। त्रिध्रुवी प्रक्रिया, 3 ध्रुव कौन कौन से हैं, देखो अध्यापक तो होगा ही, अध्यापक के बिना शिक्षण कार्य हो कैसे जाएगा, है अध्यापक होता। अब अध्यापक किसे पढ़ाएगा, छात्रों को पढ़ाएगा, तो छात्र हो गए दूसरा ध्रुव। तीसरा ध्रुव कौन है, अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ाएगा, सिलेबस पढ़ाएगा, है पाठ्यक्रम पढ़ाएगा, है तो सिलेबस आपका तीसरा हो गया। ठीक है, तीसरा ध्रुव जो है सिलेबस। अध्यापक या शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ऐसे भी बोल सकते हो, है छात्र को शिक्षार्थी भी बोलते हैं, शिक्षक तो भाई टीचर, स्टूडेंट एंड आपका सिलेबस, ये 3 ध्रुव हो गई। आगे समझ में कितना अच्छे से आया, बहुत अच्छे से आया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब हम पढ़ाते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। हमारा सीधा सा मतलब है कि हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं कि बहुत औपचारिक रूप से एकदम शिक्षक की तरीके से, अरे नहीं, अरे भाई बच्चों को जिस तरीके से समझ में आए वैसे पढ़ाओ। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, हैं बच्चों को उतना पढ़ाओ जितना पूछा जाए। बहुत अननेसेसरी पढ़ा देते हैं, कोई भी कोर्स देखो, मैं कल एक कोचिंग का देख रहा था, वो क्या बता रहे, 1400 घंटे, सुपर टेट का कोर्स 1400 प्लस घंटे का, समझ रहे हो, 1400 प्लस घंटे का मतलब अब बच्चा अगर पढ़ता है डेली, अगर वो 6 घंटे भी पढ़ता है तो कितने दिन लगने वाले उसको, अगर यहां से 6 से डिवाइड करें, ठीक है, 6 2 जा 12 और 2 बचा 6 3 जा 18, 2 बचा 6 3 जा 18 और 2 बचा, इस तरीके से 233 दिन लगने वाले हैं उस बच्चे को। तो बताओ 1400 घंटे का कोर्स, क्या मतलब सेंस लगा रहे हो, बच्चे पढ़े वो पढ़ाओ उतना। ये एक बड़ी कोचिंग का 1400 घंटे का कोर्स हम दे रहे हैं आपको, पता नहीं, चलो अपना इस पे जो चीजें हैं उन पे फोकस करेंगे। ठीक है, शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया किसने, ये जॉन ड्यूवी ने बताया। जॉन ड्यूवी ने क्या बताया, शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया, ये चीज याद रखो, ये चीज क्वेश्चन पूछी जा सकती है। और एक जो मनोवैज्ञानिक है वो शिक्षण को 2 ध्रुवी प्रक्रिया बताते हैं, वो बताते हैं कि शिक्षण के 2 ध्रुव होते हैं, कौन कौन से, तो उन्होंने जॉन एडम्स ने 2 ध्रुव बताए, कौन कौन से हम आपको यहीं लिख देते हैं। एक है आपका शिक्षक और एक है आपका शिक्षार्थी, मतलब छात्र। उन्होंने पाठ्यक्रम को इन्वॉल्व नहीं किया, ठीक है, पाठ्यक्रम को नहीं किया कि उन्होंने जॉन एडम्स ने, उन्होंने 2 ध्रुव बताए जबकि जॉन ड्यूवी ने 3 बताए हैं। आगे देखते हैं, शिक्षण के 3 तत्व होते हैं, वही शिक्षक और बालक और पाठ्यक्रम, ये तो आ गई, वही बात आ गई। ठीक है, अब शिक्षण की एक परिभाषा, ये शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, ये BF स्किनर बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लो इसको। शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम कौन बताते हैं, BF स्किनर। शिक्षण का सरल शब्दों में अर्थ क्या है, शिक्षण का सरल शब्दों में अर्थ है ज्ञान प्रदान करना, बस बात खत्म। तो ये चीजें आप सीख गए। एक चार्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1/3 इज दिस, 1/3 इज दिस एंड 1/3 इज दिस वन। तो इस तरीके से हमने 3 पार्ट बनाए हैं। तो एक पार्ट हमारा खत्म हो गया चार्ट का, मतलब 33% ऑलमोस्ट खत्म हो गया हमारा आज, और ये बचा है, इसको देखते हैं। अब आएंगे क्वेश्चन यहाँ से, क्योंकि ये चीज अभी आगे शिक्षण की विधियां बताएंगे, कौशल बताएंगे, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत बताएंगे, हर बार आते हैं। अब देखो शिक्षण का अर्थ देख लेते हैं हम। शिक्षण का अर्थ जो होता ना, वो 2 तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। शिक्षण जो होता है ना, एक संकुचित अर्थ में होता है, एक व्यापक अर्थ में होता है। अब देखो संकुचित अर्थ में मैं अभी ऐसे बता दूंगा आपको, एक ही बार में समझ आ जाएगा, एक ही बार में, कोई
याद ही नहीं करना। क्या संकुचित, संकुचित मतलब छोटा होता, व्यापक, व्यापक मतलब बड़ा होता। तो संकुचित अर्थ जो शिक्षण होता उसमें क्या होता, बच्चा स्कूल में जो पढ़ाई करता है, कक्षा कक्ष में जो पढ़ाई करता है, ट्यूशन वगैरह में जो पढ़ाई करता है, वो शिक्षण का संकुचित अर्थ है, मतलब छोटा सा अर्थ है। अब शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है? व्यापक अर्थ ये है कि बच्चा स्कूल में तो करे, वो तो ठीक ही है, उसके बाद घर परिवार में माता पिता से बातें सीख रहा, माता पिता से चीजें सीख रहा, अपने दोस्तों से चीजें सीख रहा है ना बच्चा। और जहां कहीं खड़ा हो जाए, अगर कहीं बातें, चार बातें हो रही हैं, चार लोग बातें कर रहे हैं, तो बच्चा वहां खड़ा, वहां पे भी कुछ ना कुछ सीख रहा। बच्चा खेल के मैदान में बहुत कुछ सीखता है, बच्चा खेल के मैदान में सीख रहा। ये सब चीजें व्यापक अर्थ में आती हैं, क्योंकि बच्चा सीख रहा होता। जब तक व्यक्ति मरता नहीं है, अंत समय तक बच्चा व्यक्ति सीखता रहता। कहते हैं ना, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। तो जो दिमाग का जो अनुभव है ना, ये हमेशा मिलते ही रहते हैं। 80 साल का हो गया तो उसे और अनुभव मिलेंगे, जब वो 82 का हो जाएगा तो वो सोचेगा हाँ 2 साल पहले जो था मैं, उससे मैं बदल गया, हाँ और ज्यादा चीजें हमने ग्रैब करी हैं। तो यही व्यापक अर्थ है, समझ गए। संकुचित अर्थ मतलब जो आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं बच्चे, ट्यूशन में, कक्षा कक्ष में, वो व्यापक अर्थ में आसपास, घर परिवार, आस पड़ोस से जहां पे भी बच्चा सीख रहा है। कई बार ठोकरें खा खा के सीखता है, कई बार धोखा खा के सीखता है। बच्चे की बात नहीं कर रहे हम, पूरे व्यक्ति की बात कर रहे। हर कोई सीखता रहता। आ गया समझ में? संकुचित अर्थ मतलब स्कूल वाला, व्यापक अर्थ मतलब अपने घर आस पड़ोस परिवार वाला, ये सब चीजें हैं। ऐसा तो नहीं है आप सब चीजें स्कूल में सीखे। साइकिल चलाना स्कूल में सीखे क्या? बताओ मैं, साइकिल चलाना तो यहीं पे सीखे आसपास, तो व्यापक अर्थ में आएगा। आ गया होगा समझ में? ऐसे ही समझ में आ जाता है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होती है। यहां से क्वेश्चन बनता है, संकुचित अर्थ क्या होता है शिक्षण का, और व्यापक अर्थ क्या होता है। खाना बनाना स्कूल में तो नहीं सीखे, खाना बनाना आप घर में सीखे हो। नहाना स्कूल में सिखाया क्या आपको? नहीं सिखाया ना। जब आप स्कूल में जाते हो तब तक आप 1000 बार नहा चुके होते हो ऑलरेडी। कैसे? 3 साल के आसपास आप जाते हो स्कूल में, तो एक साल में 365 दिन होते हैं, 1000 बार आप नहा चुके हो, ये तो नहीं सीखे। तो सबको व्यापक अर्थ में आ जाएगा शिक्षा का, ठीक है। अब देखो, अब हम जब संकुचित अर्थ पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। संकुचित अर्थ में क्या शिक्षण? सामान्यतः विद्यालय में प्रदान किया जाने वाला शिक्षण, ठीक है, यहाँ पे कोमा लगेगा। सामान्यतः विद्यालय में प्रदान किया जाने वाला शिक्षण संकुचित अर्थ का कहलाता। और इसके अंतर्गत आता क्या है? इसमें देखो, बालकों को ज्ञान, सूचना व परामर्श दिया जाता है, ठीक है। विद्यालय में ज्ञान, सूचना, परामर्श मिलती है। यह शिक्षण पूर्व नियोजित होता, निश्चित व नियंत्रित होता। बिल्कुल सही, नियंत्रित होता, शिक्षक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये वाला निश्चित होता, क्या इतनी इतनी किताबें पढ़नी है आपको इस क्लास में, इतना सिलेबस करना। नियोजित होता, पूरी तरीके से बैलेंस, मतलब पूरी तरीके से नियोजित होता कि कब क्या कहां पे करा जाएगा। और देखो, यह निश्चित समय सीमा तक दिया जाता है। बिल्कुल निश्चित समय सीमा तक। कैसे? क्योंकि अगर आपने बीएससी कर ली तो फिर खत्म, चाहो तो एमए कर लो, एमएससी कर लो, करते ही रहो, लेकिन निश्चित समय सीमा तक ये कंफर्म है। हाँ, करोगे तो करोगे, नहीं करोगे तो कुछ शांति से बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो जिंदगी भर चलेगा। और आगे देखो, संकुचित अर्थ में जो शिक्षण है ना, इसमें केवल औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पाठ्यक्रम इसका हिस्सा होता है। बिल्कुल, सिलेबस तो होता ही है। स्कूल में पढ़ने जाएंगे, ट्यूशन में पढ़ने जाएंगे तो सिलेबस होता। और परीक्षाएं भी होती हैं। यहाँ पे कहीं परीक्षा होती है व्यापक अर्थ में, घर परिवार वाले में नहीं होती, इसमें होती हैं। और यह पूर्णतः औपचारिक शिक्षण कहलाता है, ठीक है। आगे समझ में? वही स्कूल वाला पाठ्यक्रम इसका हिस्सा, परीक्षा होती हैं, नियंत्रित होता। यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं हम, चलो, इसका स्थान भी निश्चित होता। स्थान है निश्चित, बिल्कुल कक्षा कक्ष में ही होगा। स्थान भी निश्चित होता। चाहो तो अभी बहुत सारे पॉइंट हम बना सकते हैं, तो क्या मतलब, चलो वो समझ में आ गया आपको जो हम समझाना चाहते हैं। अब व्यापक अर्थ में क्या, जो हमने बताया, क्या घर परिवार, आस पड़ोस, जहां पे सब चीजें सीखते हो। तो देखो, मनुष्य के जीवन में निरंतर या जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, वस्तुएं, वातावरण, साधन, घटनाएं, अनुभव व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सिखाती सिखाते कुछ ना कुछ सिखाते हैं। यही शिक्षण का व्यापक अर्थ है। इसमें औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के शिक्षण को सम्मिलित किया जाता, ठीक है। मैंने बताया ना कि व्यापक अर्थ की शिक्षा हुई ना, उसमें ये वाला भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जब हम, देखो यहाँ पे एक चीज देखना, जब हम विकास की बात करते हैं, विकास की बात, तो विकास के अंदर वृद्धि भी सम्मिलित होती है ना। जो विकास के अंदर वृद्धि भी सम्मिलित होती है, उसी तरीके से जब व्यापक अर्थ के शिक्षण में बात करेंगे तो ये वाला तो आएगा ही है। जैसे घर है, घर में मान लो आपके अलावा और भी लोग होंगे, तो ये चीजें कहती, जो बड़ी चीज होती है उसके अंदर छोटी चीजें आ जाती हैं। आगे बताएंगे। चलो, व्यापक अर्थ भी समझ में आ गया। अब देखो, शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य देख लेते हैं हम क्या है। सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर, मतलब शिक्षण का उद्देश्य क्या है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो कैसे पढ़ाए। सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर होना चाहिए। देखो, बच्चे रुचि लेनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊब रहे हैं बैठे। बालोपयोगी, मतलब बालकों के लिए उपयोगी होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, सही है, आनंदमयी होनी चाहिए, और बोधगम्य बनाया शिक्षण का प्रथम व मुख्य उद्देश्य है। बोधगम्य बनाना,
मतलब प्रक्रिया जो शिक्षण की बोध ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे को कुछ सीखने को मिले। बोधगम्य बनाना शिक्षण का प्रथम व प्रमुख उद्देश्य होता है। क्या कि शिक्षण की जो प्रक्रिया रुचिकर होनी चाहिए, बच्चों के लिए उपयोगी होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, इफेक्टिव, आनंदमयी होनी चाहिए, जॉयफुल, और बोधगम्य मतलब बच्चे को सिखाती हो कुछ, ऐसी होनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल। विद्यार्थियों को सीखने हेतु प्रोत्साहित करना, जिससे भी शिक्षण अधिगम कार्यों में रुचि ले। बिल्कुल, बच्चों को तो प्रोत्साहित करना ही चाहिए, शिक्षण अधिगम कार्यों में रुचि ले। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, क्षमताओं, योग्यताओं और कुशलताओं का अधिकतम विकास करना चाहिए एक शिक्षक को। ठीक है। छात्रों को सक्रिय रखना है और उनमें रचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना है। बिल्कुल सही है। एनसीएफ भी बताता कि रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। सीटेट क्या बताता, कुछ हटके करो लीक से। छात्रों में नेतृत्व क्षमता एवं सामाजिक व नैतिकता मूल्यों का विकास करना चाहिए, वो तो होगा ही भाई। छात्रों को स्वास्थ्य, स्वच्छता व अपने परिवेश के प्रति जागरूक बनाना चाहिए, ये भी सही है चीजें। यहाँ से देखो ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये चीजें समझ गए आप, संकुचित और व्यापक अर्थ में, तो ये जरूरी है। यहाँ पे द्विध्रुवी त्रिध्रुवी जरूरी है, एक बीएफ स्किनर की डेफिनेशन जरूरी है, बस इतना अभी ज्यादा हम बताते चलते हैं। क्या यहाँ पे और थोड़ी जरूरत की चीजें, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, शिक्षण के प्रकार। बेंजामिन ब्लूम, इनको बीएस ब्लूम भी बोलते हैं, तो बेंजामिन ब्लूम ने उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार बताए। क्या? ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और क्रियात्मक अथवा मनोगत्यात्मक शिक्षण। ओके, देखो बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 1956 में 3 भागों में विभाजित किया था। तो देखो बीएस ब्लूम ने 3 भागों में तो नहीं किया था, अभी आगे बताएंगे। बीएस ब्लूम ने 1 भाग दिया था, बाकी 2 अलग लोगों ने दिए थे। देखो क्या हुआ, तो एक क्षेत्र जो होता है, ये एक होता ज्ञानात्मक क्षेत्र, एक होता भावात्मक क्षेत्र, एक होता क्रियात्मक क्षेत्र। ये 3 हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो बेंजामिन ब्लूम ने उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और क्रियात्मक को ही मनोगत्यात्मक भी बोलते हैं। ठीक, अब यहां से ये चीजें आ जाती है, ज्ञानात्मक किसने दिया और कब दिया, भावात्मक किसने दिया और कब दिया, और क्रियात्मक किसने दिया और कब दिया। ये 3 चीजें याद करो। देखो यहां से देखो, अब चीज देखना, इनको याद करो। ज्ञानात्मक क्षेत्र को बीएस ब्लूम ने 6 भागों में बांटा। ठीक है, ज्ञानात्मक को किसने? बीएस ब्लूम ने। भावात्मक क्षेत्र को क्रॉथवेल ने 5 भागों में बांटा। कब? 1964 में। और क्रियात्मक क्षेत्र को सिम्पसन ने 1969 में 6 भागों में बांटा है। समझ में आया? यहाँ पे बीएस ब्लूम ने जो बांटा था ना, ये 1956 में बांटा था। कब? 1956 में। 1956 में ज्ञानात्मक क्षेत्र आया, भावात्मक क्षेत्र क्रॉथवेल ने दिया 1964 में, और क्रियात्मक क्षेत्र सिम्पसन ने 1969 में। है पहले 56, फिर 64, फिर 69। ब्लूम, क्रॉथवेल, सिम्पसन, यहाँ पे लिख देते हैं 1956। ओके, एक हो गया, और 1964 2 हो गए, और 1969 इस तरीके से। और ये किसने? ब्लूम ने। और ये किसने दिया? ये दिया आपके क्रॉथवेल ने, है, और ये दिया आपके सिम्पसन ने। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज और देख लो, इसको 6 भागों में बांटा गया है, और इसको दूसरे वाले को जो है ना, इसको 5 भागों में बांटा गया, और इसको भी 6 भागों में बांटा गया। ये चीजें चलो, बीएस ब्लूम ने कहा यदि बालक का सर्वांगीण विकास करना तो इन तीनों पक्षों का विकास करना होगा, और तीनों के शैक्षणिक उद्देश्य पूरे करने होंगे। चलो ठीक है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास करना बड़ी बात नहीं है, बल्कि भावात्मक क्षेत्र का विकास करना बड़ी बात है, क्योंकि यहीं से चरित्र निर्माण, भावनात्मक समझ, मूल्य, नैतिकता, सामाजिकता आदि का विकास होता है। ठीक है, भावात्मक, ज्ञानात्मक उतना, देखो ज्ञानात्मक तो ज्ञान देना होता है, भावात्मक ज्यादा जरूरी होता है। भावात्मक मतलब देखो, अब हम तीनों चीजें बता देते हैं। ज्ञानात्मक में क्या आएगा? बालक सीखता है, जो चीजें सीख रहा है वो ज्ञानात्मक में आएंगी। और भावात्मक में क्या आएगा? जो भावनाएं हैं, जो इमोशन है बालक के अंदर, डर, गुस्सा, ईर्ष्या, घबराना, एकदम डर जाना किसी से, और एकदम से हाइपर हो जाना, और कई बार बच्चा खुद को हतोत्साहित महसूस करता है, ये सब चीजें भावात्मक में आती हैं। कई बच्चे इसमें एकदम पॉजिटिव रहते हैं, कई नेगेटिव रहते हैं, कई लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, कई लोग जिंदगी जीने में बहुत कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, वो सब भावात्मक में आती हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं भावनात्मक विकास नहीं होता। अच्छा है, समझ रहे हो ना? कई बच्चे सोचते हैं मम्मी पापा, चलो चीजें ये छोड़ो, गलत नहीं बताते हैं। ज्ञानात्मक में बालक जो चीजें सीखता है, पढ़ना लिखना, जो चीजें सीख रहा है वो ज्ञानात्मक है, सब चीजें, अपने बुद्धि का विकास आएगा इसमें। भावात्मक में भावनाओं पर नियंत्रण, इमोशंस, ये सब चीजें। और क्रियात्मक में जो उसका खुद पे कंट्रोल है, कैसे चला जाता है, कैसे उठा जाता है, कैसे बैठा जाता है, ये सब चीजें, चाल चलन, ये सब चीजें क्रियात्मक में आएंगी। खत्म, तीनों चीजें समझ गए। अब देखो इनके हम बोध देख लेते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण 6 पार्ट में किया गया 1956 में बीएस ब्लूम ने। क्या? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अभी हम इतना ही बताएंगे, इनके अंदर बहुत ज्यादा बताने की जरूरत हम समझते नहीं है, वहां से क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, ये सीक्वेंस लगा देना आप। ज्ञान, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। विश्लेषण क्या होता है? चीजों को इकट्ठा करना। संश्लेषण चीजों को
अलग अलग करना, तोड़ना। मूल्यांकन सबसे बाद में आएगा, एवोल्यूशन। भावात्मक क्षेत्र 5 प्रकार होते हैं इसके, 1964 में सिम्पसन ने दिया। सिम्पसन ने नहीं दिया, ये क्रॉथवेल ने दिया, गलत लिखा, क्रॉथवेल ने, हो जाता गलत, कोई बात नहीं। और 5 इसके क्षेत्र क्या, ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, मूल्य निर्धारण, संगठन और चारित्रीकरण। ऐसे याद करो। इंग्लिश में भी हम लिखा देंगे आपको, इंग्लिश सरल होती है, हैं? क्योंकि हिंदी में नाम बदल जाते हैं बट इंग्लिश में एक ही रहता। और अब तीसरी जो है क्रियात्मक क्षेत्र, 1969 में सिम्पसन ने दिया। इसके भी 6 उन्होंने भाग बताए। क्या, उद्दीपन, परिचालन, परिचालन को कार्य करना भी कहेंगे, नियंत्रण मतलब कंट्रोल तो आएगा ही, अपने शरीर पे होना चाहिए, समायोजन करना आना चाहिए, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण, आदत वगैरह सब इसी में आएंगे। तो आपको कैसा लगा ये, आपको ये चार्ट कैसा लगा ये बताओ। देखो हम मानते हैं कि इसमें सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, बट यहीं से क्वेश्चन आते हैं। पूरे चार्ट में 1 से 2 क्वेश्चन भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हमने आपको ज्यादा से ज्यादा अगर 200 चार्ट भी प्रोवाइड करा दी ना, कितने का, 150 नंबर का होता आपका सुपर टेस्ट सिर्फ है। तो ऐसी चार्ट तैयार करते जाओ, आप यकीन मानो यहां से पढ़ते रहोगे तो जरूर। आपने देखा ना यूपी टेट में कितने बच्चे सफल हुए हैं। अपने ऊपर भरोसा रखो और जो पढ़ा रहा है उस पर भरोसा रखो। बहुत बच्चों के हमारे पास एडमिट कार्ड, वो स्कोर कार्ड आ चुके हैं। अब हम कम्युनिटी टैब जो है ना यूट्यूब का, उसमें पोस्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी आप सब लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और अब हमारा जो एक अगला चार्ट बनेगा वो इसका बनेगा, सीटेट का बनेगा, ठीक है। बनाना है, हालांकि जो भी है अभी कुछ दिनों का डिले भी हो गया आप लोगों का, उसके लिए माफी चाहेंगे। लेकिन अब हाँ, जल्दी जल्दी आपका कोर्स खत्म करेंगे। और सीटेट का ये चार्ट बनाने वाले हैं, अभी हम रात को बनाएंगे। सबके लिए रक्षाबंधन है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को कि हमारे लिए उतना ज़्यादा टाइम है। अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो मैं आप हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को सफल करा सकता हूँ, तो वो ज़्यादा बढ़िया चीज़ समझता हूँ। अभी हम देखो टाइम निकालेंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता ये चीज़ें, मतलब थोड़ा सा टाइम में भी करी जा सकती हैं। करने को आप 4 दिन में भी बनाओ, करने को आप आधे घंटे में भी सेलिब्रेट कर सकते हो, मैं ऐसा मानता हूँ। तो यही है कि अब मैं निकालूंगा, अभी मैं जाऊँगा। और आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की, बहुत सारी। बाकी अद्विक क्लासेस मैनपुरी आपके साथ हमेशा है, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, एक सीट नहीं दिला देते, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। यूपी टेट में क्वालिफाई कराया, सी टेट में हजारों बच्चों को करा देंगे हम। मैं मानता हूं हजारों बच्चों को करा देंगे, क्योंकि हमने निकाले 13 बार टेट, यूपी टेट, सी टेट निकाल के बैठा हूं मैं। तो मैं जानता हूं क्या चीजें आती हैं। बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, रिवीजन करो। अगर आप पढ़ते ही रहोगे 6-6 महीने तो नहीं निकलते एग्जाम, फिर दिक्कत हो जाती है। तो चलिए आज इस जो वीडियो है इसको यहीं विराम देंगे, और आप सभी लोग रक्षाबंधन मनाइए। अगले साल तक हम चाहेंगे कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब में हो और अपनी बहन को बड़ा सा तोहफा दें, और जो बहनें लग जाएं तो वो उल्टा अपने भाइयों को भी दो, अगर भाई बेरोजगार हैं तो, ठीक है। सपोर्ट करें, उनकी शिक्षा के लिए प्रबंध करें, उनको अच्छा माहौल दें, बस इतना ही चाहेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत।